वन वन्य जीवन, वन और वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। पर्यावरण की दृष्टि से वह क्षेत्र सबसे बढ़िया माना जाता है जिस क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो क्या है, वन से ढका हो। वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में भी आप रह रहे हो उस क्षेत्र का अगर 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ है तो वह पर्यावरण की दृष्टि से एक संतुलित क्षेत्र, अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। आप जिस एरिया में रहो उसका 1/3 हिस्सा वनों से ढका होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में केवल 9.56% भूमि ही वनों से ढकी हुई है, यानी होना कितना चाहिए, 33% है, कितना 9.57%। यानी राजस्थान में वन क्या है, बहुत कम मात्रा में है। और इस 9.57% में केवल 4% ही क्या है, सघन वन है। बाकी 57% तो जो है बिखरे हुए वन कह सकते हैं अपन, बिखरे हुए इधर उधर। सघन वन तो हमारे यहाँ बहुत ही कम है, केवल 4% ही है। 5.57% बिखरे हुए वन है। तो वन 9.57% होने चाहिए और हमारे यहाँ है 5.57%, मतलब 9.97% है, जबकि होने चाहिए 1/3 33%। उदयपुर राजस्थान का वह सबसे जिला है जहां पर जो है सबसे ज़्यादा वन है, लेकिन फिर भी यह 33% का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर रहा। यहाँ पर भी 22-23% भूमि ही वनों से ढकी, यानी राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित माना जाए। जोधपुर में वन का प्रतिशत जो है वो 1% से भी कम है। जोधपुर में 1% से भी कम। बीकानेर में भी 1% के आसपास ही वन है। जितनी भूमि है केवल 1% भूमि वनों से ढकी है। सघन वन के अंदर बात करें तो कोटा के अंदर जो है डाढ़ देवी वन क्षेत्र राजस्थान का जो है एकमात्र सघन वनों के लिए विख्यात क्षेत्र है। कोटा के अंदर डाढ़ देवी वन क्षेत्र जो है, बाकी वन बहुत कम है। इसके लिए अब कौन से जिले में कितनी है अपने है, प्रतिवर्ष वन्य और प्रति 2 वर्ष बाद में वन्य और वन्य जीव गणना आती है, वो अपन लास्ट में लेंगे। 2021 के डाटा है, वन की रिपोर्ट, वन रिपोर्ट जो आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून हर 2-3 वर्षों बाद में सैटेलाइट से जो है वो डाटा जारी करता है, वन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। पिछले कई सालों से राजस्थान में वनों का प्रतिशत लगभग यही रहता है, कभी 2% बढ़ जाते हैं, कभी 0.2% कम हो जाए, पॉइंटों में घटाव बड़ा होता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली कंसेप्ट क्लियर है कि वन कम है। अब इस वन की कमी को दूर कैसे करें, तो कमी दूर करने के लिए हमारे पास में क्या है साधन, वृक्षारोपण है। इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं, वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण के लिए हम सहायता किसकी ले रहे हैं, JBIC, जिसका नया नाम हो गया JIC, जीका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। यानी हमारे को यहाँ वृक्षारोपण के लिए जो धन उपलब्ध कराता है उसमें मुख्य रूप से जो है जापान हमारी हेल्प करता है। राजस्थान का जापान का कुछ विशेष लगाव है, वो अपन आगे देखेंगे। राजस्थान सरकार ने जापान के उद्योगपतियों के लिए अलग से जापानी जोन स्थापित कर रखा है, अलग से जैट्रा क्षेत्र बना रखा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले लोग कौन हैं, जापानी हैं। अलवर, भरतपुर, जयपुर इधर की तरफ जाएंगे तो सारी इंडस्ट्रीज, होंडा कंपनी कहाँ की है, जापान की है, जिसका सबसे बड़े प्लांट कहाँ लगे हुए हैं, टपुकड़ा, अलवर के अंदर। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, जापान करते हैं। और जापान ही हमारी जो है, चूँकि इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, तो और बढ़े, तो इसके लिए वो क्या है, आपस में थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं एक दूसरे का। तो राजस्थान को सहयोग कर रहा है वो JIC कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इसकी सहायता से हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण की हमारे यहाँ 5-7 एक योजनाएं चल रही है, 5-7 योजनाएं चल रही है वृक्षारोपण से संबंधित।
5-7 योजनाएं चल रही है, जिसमें सबसे आती है फेमस योजना जो है अरावली वृक्षारोपण योजना। अरावली वृक्षारोपण योजना, अरावली वृक्षारोपण योजना जो है, इसका उद्देश्य हम अरावली को हरा भरा करना, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अरावली में, राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक खनिज है, और जहां हम खनिज निकालेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे सारे खत्म हो जाएंगे। जहां खनन कार्य करेंगे तो वहां पर्यावरण क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। खनन और पर्यावरण एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सबसे ज़्यादा खनन कार्य कहाँ होता है, अरावली क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा वनों का नुकसान भी कहाँ होता है, अरावली क्षेत्र में। तो अरावली को पुनः हरा भरा करना, अरावली का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, ये इस अरावली वृक्षारोपण योजना का उद्देश्य है, जो 90-91 में जापान की सहायता से चलाई गई। इसी प्रकार से जो है एक योजना और है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना। जैव विविधता योजना 2003, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना, ये भी जापान के सहयोग से चल रही है। राजस्थान के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, जैव विविधता को बनाए रखना, बचाए रखना, ये इस योजना का उद्देश्य है। ये भी जापान की सहायता से चल रही है। ये 2 फेमस योजना है जो जापान की सहायता से चलाई जा रही है। इसके अलावा एक योजना और है, वो है वन धन योजना। वन धन योजना 2016, ये कई बार एग्जाम में पूछी है। वन धन योजना, क्या उद्देश्य है वन धन योजना का? वन धन योजना नहीं, एक्चुअल में क्या है कि आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, वनों के अंदर। आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, वनों के अंदर, या वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं। आदिवासियों का रोजगार क्या है, वन ही है। वो वन से लकड़ी काटेंगे, वन में शिकार करेंगे, वनों में पेड़ पौधे काटेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वन धन योजना में जो है आदिवासी जो है उनकी वनों पर निर्भरता कम करना और उनको वनों के स्थान पर रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध कराना। आदिवासी है, वनों में रहते हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं, वही वनों में लकड़ी काट के लाते हैं, पेड़ काटते हैं, वही वन्य जीवों का शिकार करते हैं। कई बार ऐसे जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं जो कि मतलब बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, वन काटते हैं। तो आदिवासियों की वनों पर निर्भरता कम करके और उनको रोजगार के अन्य साधन, आपने इसका नाम सुना होगा आए दिन अखबारों में, माओवादी या आता है ना, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर कौन से हैं वो, नक्सलवादी। नक्सलवादी, ये नक्सलवादी कौन है बेसिकली? नक्सलवादी बेसिकली है कौन? नक्सलवादी बेसिकली आदिवासी लोग हैं। सारे के सारे नक्सलवादी जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां वन और खनिज दोनों हैं, तो वहाँ नक्सलवादी में क्या होता है, नक्सलवादी वनों में रहते हैं, वन जंगलों में रहते हैं। अब वहाँ क्या है, खनिज मिल गए, सरकार पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, खनिज मिल गए। अब खनिज मिल गए तो उस आदिवासी के पास में ज़मीन का पट्टा तो है नहीं, वो तो सदियों से रहता आ रहा है। उस क्षेत्र को सरकार ने, जहाँ खनिज मिले उस क्षेत्र को सरकार अपने कब्जे में लेकर के वहाँ से खनिज निकालने का प्रयास करती है। तो आदिवासी क्या है, हथियार उठा लेते हैं। नक्सलवादी हथियार उठा लेते हैं, वो नक्सलवादी है। नक्सलवादी बेसिकली अपनी भूमि को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा क्षेत्र नक्सलवाद के लिए फेमस है। ये आदिवासी लोग हैं नक्सलवाद, जिनका उद्देश्य जो है सरकार को अपनी भूमि न देना, और जिस भूमि में खनिज निकलेंगे तो सरकार क्या करेगी, वो तो खनिज निकालेगी। जैसे अपने बांसवाड़ा में सोना मिला है, बांसवाड़ा क्या है, आदिवासी बेल्ट है। अब सोना मिला है, अपने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को कह दिया आओ सोना निकालो, वो कंपनी तो जाएगी, कहीं वो खुदाई करेगी, कोई आदिवासी जो है वो अटैक करेंगे, उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो है ये। तो वन धन योजना ये है कि आदिवासियों को रोजगार दिया जाए ताकि नक्सलवाद भी कम हो साथ साथ। उसके बाद में हम देखें हरित राजस्थान योजना है। हरित राजस्थान योजना भी बहुत फेमस है, आपने इसका नाम सुना होगा मनरेगा। मनरेगा में क्या विशेषता होती है,
मनरेगा कार्यक्रम चलते काफ़ी टाइम हो गया। मनरेगा की क्या विशेषता होती है? मनरेगा में केवल निर्माण कार्य किए जाते हैं। मनरेगा में रोजगार दिया जाता है साल में 100 दिन के लिए। अभी कभी 125 दिन करते हैं, कभी 150 दिन कर देते हैं। वो सरकारें चेंज होती है, उसके अनुसार डेट चेंज होते रहते हैं। महीने पैसा भी जो है कभी 120 125 वो महंगाई भत्ते से जोड़ देते हैं। तो हरित राजस्थान कार्यक्रम है कि मनरेगा में केवल निर्माण कार्य, सरकार की परमिशन ये है कि मनरेगा में केवल निर्माण कार्य होगा। सड़क बना दी, पुल बना दिया, घर बना दिया, कोई सामुदायिक भवन बना दिया, पंचायत भवन बना दिया, एक कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। और मनरेगा की दूसरी विशेषता होती है कि मनरेगा में कोई भी जो है मशीन का प्रयोग नहीं होता है। अगर कंक्रीट और बजरी मिलाना है तो व्यक्ति ही मिलाएंगे, किसी तरह से कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। बस 2 ही काम किए जाते हैं मनरेगा में। लेकिन राजस्थान में चूंकि वनों की कमी है और इस कमी को देखते हुए भारत सरकार ने राजस्थान में भी वनों के इस मनरेगा योजना के अंदर वृक्षारोपण की परमिशन दे रखी है, जो कि और राज्यों को नहीं है। तो हरित राजस्थान 2009 में शुरू हुई मनरेगा कार्यक्रम के तहत तो वृक्षारोपण किया जाए, ये हरित राजस्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। रूख भायला कार्यक्रम बहुत पुराना चल रहा है, अभी भी चलाया जा रहा है। रूख भायला, रूख किसको कहते हैं? पेड़ को, और भायला दोस्त को। दोस्त पेड़ और दोस्त, तो इसको अपन ने क्या कर दिया? वृक्ष और मित्र एक ही चीज है। वृक्ष मित्र कार्यक्रम, रूख भायला कार्यक्रम या वृक्ष मित्र कार्यक्रम 1985 में डूंगरपुर में शुरू हुआ था। पूरे इंडिया से राजीव गांधी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। बहुत पुराना कार्यक्रम, अभी भी चल रहा है। वृक्ष को मित्र बनाइए, वृक्ष लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। जैसे दोस्तों से मिलते हैं वैसे वृक्ष के पास में भी रोज जाइए, पानी दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। वृक्ष। एक आता है जनता वन योजना, अभी आएगा, आप देख लेना। 5 जून आने वाला है। 5 जून को अपन क्या दिवस? पर्यावरण दिवस मनाते। लोग जोर शोर से जो है जाते हैं, कोई पब्लिक पार्क में जाता है, कोई कहीं जाता है, पौधे लगाते हैं। अब उस दिन तो सबको जोश में पौधे लगा देंगे। अब लगा करके क्या हो गया? वो तो आ गए। अब पौधे लगाने से पौधा पेड़ बन जाएगा क्या? पौधे को तो जब तक आप रोज देखभाल नहीं करोगे तब तक वो पेड़ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पौधा लगा देते हैं, 10 दिन बाद में पता चलता है कि 90% 95% तो क्या है, खत्म ही हो गए। कोई इक्का दुक्का कोई पौधा सर्वाइव कर पाता है। तो इस जनता वन योजना में सरकार ये कहती है कि केवल सरकार के अभियान चलाने से पेड़ वृक्षारोपण नहीं होगा, जन सहयोग लिया जाए। तो इस जन सहयोग में क्या कर लेती है सरकार? जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं, एनएसएस के, एनसीसी के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं जो अपने खाली बैठे हुए जो है कार्य करना चाहते हैं, उनका समूह बना करके, और सरकार जो होती है वो उनको जो है पौधे उपलब्ध कराती है, वो पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो उस क्षेत्र को विकसित करें। अब इसमें बड़ी बड़ी एनजीओज वगैरह आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह आ जाती है। तो कई बार क्या होता है, जनता वन योजना में साझा वन क्षेत्र स्थापित होते हैं। साझा वन क्षेत्र जो है उसको हम जनता पैडॉस कहते हैं। जयपुर में आप जाएंगे तो झालाना के अंदर जनता पैडॉस स्थापित है। जयपुर के अंदर झालाना क्षेत्र है। झालाना पानी ठंडा नहीं चाहिए, ठंडा पानी। झालाना में जनता पैडॉस है जिसका नाम है कपूर चंद्र कुलिस पैडॉस। अब कपूर चंद्र कुलिस कौन थे? राजस्थान पत्रिका में संस्थापक थे। ये बहुत बड़ा औद्योगिक समूह है। इनको रोज अखबारों में ऐड देने पड़ते हैं, टीवी में ऐड देने पड़ते हैं, विज्ञापन चलते हैं। तो इनको कहा कि आप विज्ञापन ऐसे करें, उसके बजाय क्या करो, आप किसी उबड़ खाबड़ क्षेत्र का चयन कर लो, वहाँ वृक्षारोपण करो और अपने नाम से उस क्षेत्र को नाम कर दो। जैसे बीका जी ने क्या किया, हल्दीराम में क्या किया,
हल्दीराम जो बीकाजी ग्रुप है उसने वहाँ हॉस्पिटल बनाई और अपने नाम से हॉस्पिटल वहाँ रख दी। बीकाजी ने कोई स्कूल को गोद लेते हैं आजकल, उस जैसे है ना स्कूलें गोद लेते हैं, उस स्कूलों के अंदर जो है अपने नाम से जो है गोद लेकर के बिल्डिंग अच्छी कर देते हैं और वो है। तो इस तरह से ये जनता वन योजना है। प्राइवेट सेक्टर को दो, वो उस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को विकसित करेगा, वृक्षारोपण करेगा, वो उसको एक टूरिस्ट सेक्टर के रूप में डेवलप कर लेगा। आज से 5 साल पहले मैं देखता था कि ये जो लिली पॉन्ड है वो सूखा पड़ा रहता था, आसपास में क्या क्या घास उगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। सरकार के दिमाग, सरकार ने जो है किसी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया, अब उसने लिली पॉन्ड में पानी भर दिया, आसपास में जो है वो बना दिए और विकसित भी होगा और साथ साथ में एक्सपोर्ट भी होगा। इस तरह से जनता पड़ोसी है। ये कुछ फेमस योजनाएं हैं वनों के लिए। अब खाली योजनाओं से भी जो है काम चलेगा नहीं, जब तक हम कानून नहीं बनाएंगे। सिर्फ योजनाएं करने से तो काम चलेगा नहीं, कानून भी तो होना चाहिए। जो व्यक्ति वनों को काटता है तो उसको दंडित किया जाए। तो इसके लिए वनों से जुड़े हुए कानून, सबसे फेमस कानून जो प्राय पोस्ट एग्जाम्स में, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया 1972, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वन्य जीव कानून। भारतीय वन्य जीव कानून 1972 सबसे महत्वपूर्ण कानून है। भारतीय वन्य जीव कानून 1972। इस कानून के तहत वनों को काटना, वन्य जीवों का शिकार करना, वनों के उत्पाद का व्यापार करना, वन्य जीवों के संबंधित उत्पाद का व्यापार करना, वन्य जीवों की तस्करी करना। अखबार में आए दिन पढ़ते हैं कछुए बरामद हुए, कहीं इस तरह से जो है वो ऑक्टोपस है, हिरण के सिंग बरामद हुए, हाथी के दांत बरामद हुए। ऐसे इन सब को बैन किया हुआ है। अब मैं किसी दुकानदार के पास में गया कि मुझे सर्दी पड़ रही है, दस्ताने चाहिए, उसने जो है ओरिजिनल जो है हिरण के दस्ताने या किसी के दस्ताने जो है वो ओरिजिनल मुझे दे दिए, तो वो क्या हुआ, इलीगल होगा। अगर वो सही है तो उसके पास में रिकॉर्ड होगा उस चीज़ का कि वो कहाँ से लाया है, और वो हमें देगा तो हमें भी उसका रिकॉर्ड का वो प्रमाण पत्र देगा। अन्यथा आपने किसी ने घर में हिरण की खाल लगा ली, घर में किसी ने हिरण की खाल लगा ली शो के लिए, पुराने ज़माने में लोग अपन म्यूजियम वगैरह में देखते लगी होती है, शेर की खाल लगा रखी है किसी ने, तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। वनों का काटना, वन्य जीवों का शिकार करना, वनों का व्यापार करना, वन्य जीव से उत्पाद का व्यापार करना और वन्य जीवों की तस्करी करना, ये सभी जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जमानत नहीं होती इसके अंदर। कोई व्यक्ति वन्य जीवों की तस्करी करता है, बहुत सारे जानवर ऐसे, आजकल तो आपको पता होगा, अभी एक हीरो पकड़ा गया है ना, जेल में है भी, जो क्या नाम है उसका, यादव एक है, एल्विस यादव, सांप का विष। तो इसको कहे भाई शराब भी असर नहीं करती क्या, सांप के विष पर आगे जो पार्टी करते हैं तो सांप का विष लेते हैं, तो इसका मतलब शराब भी इनको असर करना कम हो गई। सांप का विष ही तो इनके पास बरामद हुआ था, तो सांप का विष में तो क्या आ गया, वन्य जीव का उत्पाद हो गया एक तरह से। सांप को मारा है तभी तो उसके पास में विष आया। एल्विस यादव जो था वो भी जेल में ही है, साथ मेरे हिसाब से छूटा नहीं है, छूट गया तो भी वो मतलब उस केस तो चलेगा उस पर। तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया है। एल्विस यादव का नाम ध्यान रखिए, हैं? सलमान खान तो अभी भी है, सलमान खान को तो 15 साल हो गए, अभी भी सलमान खान को डर लग रहा है। अभी 10 दिन पहले सलमान खान के घर के बाहर कोई गोली चला दिया, 10 दिन पहले जो है, हाँ, वो फिर मर भी गया और 2-3 और थे उसके साथ में, वो पकड़े भी गए। तो इस तरह से ये काम करना जो है वो गैर कानूनी। दूसरा आता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम
1980। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए वन्य जीव कैसे कहेंगे किसको। वन्य जीव किसको कहेंगे? जिसको पालतू नहीं बना सकते। वह जीव कोई अपने घर में हिरण पाल सकता है क्या? गाय पाल सकता है, बकरी पाल सकता है, भेड़ पाल सकता है, भैंस पाल सकता है, हिरण पाल सकता है क्या? कोई अपने घर में जो है हाथी पाल सकता है क्या? नहीं पाल सकता। कोई शेर पाल सकता है क्या? वो इक्के दुक्के कोई अपवाद अलग है। तो उनको वन्य जीव, जिनको हम पालतू नहीं बना सकते, वो वन्य जीव मानते हैं, जो वनों में है, जिनको हम पालतू घर में पालतू बना करके नहीं रख सकते। इसमें सबसे फेमस जो है वो है भेड़िया। भेड़िया सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। बाकी सबको मनुष्य पालतू बना सकते हैं, किसी के पास में आपको पालतू भेड़िया नहीं मिलेगा। शेर भी लोग पालतू बना लेते हैं, सांप को भी पालतू बना लेते हैं, हाथी वाले बहुत सारे घूमते हैं पालतू बने। किसी के पास आपको भेड़िया नहीं मिलेगा। भेड़िए को कभी भी कोई पालतू नहीं बना सकता, चाहे कितना ही इससे वो प्रेम कर लो, अटैक करेगा ही करेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जिसमें वनों में व्यापारिक गतिविधियां जैसे वनों में जाकर के आपने खेती करना शुरू कर दिया, वनों में जाकर के, और आपने जो है उद्योग स्थापित कर दिया, इन सब पर भी बैन किया। कोई व्यक्ति वनों में जाकर के खेती नहीं कर सकता, वनों में जाकर के उद्योग स्थापित नहीं कर सकता। अभी आपने पढ़ा होगा छत्तरगढ़ के अंदर बड़ी घटना हो गई थी, पढ़ा होगा ना। अभी वन की भूमि थी, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम सब मिल करके सबको बांट दिया और हजारों करोड़ों रुपए ले लिए। अब जो जिन्होंने खरीदी वो घूम रहे हैं कोर्ट के अंदर, और अगर जाके कहे कि मैंने खरीदी है तो पहले तो अभी यह अंदर जेल में, वन भूमि को क्यों खरीदा। और जो बांटने वाले उसमें आधे तो जेल में आ गए, कहीं सस्पेंड है और केस चल रहा है। तो ये उन्होंने क्या किया, वन्य भूमि को भी बांट दिया खेती के लिए। ये आर्टिकल 19 मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980 के खिलाफ। उसके अलावा हमारे संविधान का आर्टिकल 48 जो है वो भी यह कहता है कि हमें पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना चाहिए। आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन वो भी वनों के संरक्षण पर बात करता है। तो उस तरह से ये हमारे पास में कुछ फेमस कानून है। क्या करो? किसका? सरकार? सरकार अपनी तरफ से कुछ कर सकती है। हाँ, सरकार खुद करेगी, जो भी काम करना होगा वो सरकार खुद करेगी। कहीं कटाई करानी है, कुछ करनी है तो वो सारा सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं कर सकता। सारा कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और सरकार में कौन होगा? रेंजर से लेकर के वनपाल से लेकर के और IFS सब तक, सारे ये जंगल में मंगल रखते हैं, सबका है ये। वन के अंदर सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट जो है वो वन का डिपार्टमेंट होता है। कहीं कोई पब्लिक रिलेशन नहीं है, किसी पब्लिक से कोई लिंक नहीं है। पेड़ कटाई अंधाधुंध जो है वो ले गया, शिकार कराया अंधाधुंध। एक टाइगर की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो होती है वो 1 करोड़ से ऊपर है। मरावा, एक टाइगर जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। अब ये वन जो अधिकारी होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आया था एक संसार चंद्र, इसने जो है सरिस्का के अंदर कई सारे टाइगर्स मार दिए थे। सरिस्का के अंदर बहुत सारे टाइगर्स मार दिए थे। किन से मिल करके? वन अधिकारियों से, वन रक्षकों से मिली भगत करके, और हजारों के कई सारे टाइगर्स मार दिए थे। बाद में ये पकड़ा गया था। अब इस टाइगर की जो है बौन है, खाल है, आंखें है, नाखून है, सब चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई रेट पर बिकती है। तो ये टाइगर्स, ये वन वाला डिपार्टमेंट तो ऐसा है जिसमें पब्लिक अपना कभी काम पड़ता ही नहीं है वन के अंदर। और ये अंदर ही अंदर सरकार का अरबों रुपए का बजट। अभी तो सबसे फैशनेबल चीज़ क्या है आज की तारीख में? सबसे ज़्यादा फैशनेबल चीज़ क्या है? पर्यावरण। कहीं पर भी हो पर्यावरण सबसे पहले आता है। कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कहीं कुछ भी हो, सबसे पहला मुद्दा क्या है? पर्यावरण। और पर्यावरण के लिए क्या करेंगे? पेड़ लगाओ, सब वो लगाओ, ये
अरबों का बजट आता है, बजट पेड़ लगते हैं, पेड़ उड़ जाते हैं और बजट इधर उड़ जाता है। वनपाल वैसे सबसे बढ़िया पोस्ट तो पटवारी की है, सबसे बढ़िया पोस्ट तो पटवारी की होती है। कलेक्टर भी अगर कोई घोटाला करना चाहे तो बिना पटवारी को साथ लिए नहीं कर सकते, क्योंकि दस्तावेज किसके पास में रहेगा? पटवारी के पास। पटवार भवन होगा, उसमें चाबी, उसकी चाबी कौन रखेगा? पटवारी रखेगा। सबसे बढ़िया पोस्ट होती है। ये जो छत्तीसगढ़ का सारा काम किया, 300 करोड़ का घोटाला था, मैन कौन थे? पटवारी थे। हाँ, साइन वाला चल रहा है वो सारा। सबसे तभी तो इधर कहावत है, ऊपर ऊपर करतार नीचे पटवार। ऊपर तो करतार यानी ऊपर वाला है और नीचे पटवारी जी है, बाकी और कोई नहीं है। किसान जो होते हैं उनके लिए तो पटवारी सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। प्रकार अपन देखें तो वनों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास में आता है कानूनी प्रकार, कानून से हमने वनों को कितने हिस्सों में बांटा, और एक हमारा भौगोलिक प्रकार होता है जिसमें हमारा भूगोल क्या कहता है, भौगोलिक प्रकार। एक तो कानूनी प्रकार, एक भौगोलिक प्रकार। कानूनी प्रकार को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। आरक्षित या संरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित या संरक्षित वन कौन से वन होते हैं? कानून की दृष्टि से कहने पर सरकार किसी भी तरह का ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि इन वनों को काटा जाए। वे वन जिनके कानून बना करके कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध है, क्योंकि ये वन हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, हमारे स्टेट के क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है। सरकार भी अपनी तरफ से कोई कानून बना करके कभी भी जो है इन वनों को नहीं काट सकती। कुल वनों में लगभग 38% हमारे यहाँ जो जितने वन हैं, 38% को हमने संरक्षित वन बना रखा है। और सबसे ज़्यादा संरक्षित वन कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। सरकार अपनी तरफ से भी इन वनों को काटने की कभी अनुमति नहीं दे सकती है। रक्षित वन सरकार एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया को अपना करके, जिसमें क्या होगा, आजकल तो जो है पर्यावरण न्यायालय होते हैं, वन विभाग होता है, इन सब से परमिशन लेकर के, कोर्ट से परमिशन ली, पर्यावरण विभाग से परमिशन ली, फिर एक टेंडर निकाला सरकार ने, एक विज्ञप्ति निकाली कि इतना पेड़ हम जो है शीशम के काटना चाहते हैं, इतना पेड़ हम जो है इसके काटना चाहते हैं, इतने नील गाय संख्या में बढ़ गई है, 500 नील गाय के शिकार की परमिशन दे रहे हैं। किसी क्षेत्र में मान लीजिए, अब आजकल अपन लिखते हैं ये जो होता है ना, क्या चित्ते, टाइगर्स वगैरह कई बार सिटी में आ जाते हैं, तो किसी क्षेत्र में 10 टाइगर को मारने की सरकार टेंडर निकालती है। कानूनी प्रक्रिया अपना करके, कोर्ट से परमिशन लेकर के, वन विभाग से परमिशन लेकर के, पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनसे परमिशन लेकर के सरकार समय समय पर वनों को काटने की अनुमति देती है। क्योंकि हमारा उद्योग भी तो वनों से चलता है, लकड़ी नहीं तो कहाँ से आएगी? कहीं न कहीं से तो काटने पड़ेगी। बहुत सारे उद्योग भी तो वनों पर बेस्ड है। कानून बना करके सरकार समय समय पर काटने की अनुमति प्रदान करती है। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, लगभग 55-56% के आसपास। और अवर्गीकृत वन वे वन जो वन भूमि से बाहर है, बिखरे हुए हैं, वन विभाग के नियंत्रण में नहीं है। 6-7% के आसपास होते हैं जो वन भूमि से बाहर, जिनकी मार्किंग वन विभाग ने नहीं कर रखी है, और स्थानीय प्रशासन जो होता है वो इसका नियंत्रण रखता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय, जैसे कई बार आपने देखा होगा रोड के बीच में भी पेड़ आ जाए तो हमें क्या है, न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है। ये भौगोलिक दृष्टि से वन फिर हम लेंगे, लिखिए। हाँ, राजस्थान में पशु गणना।
पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा हर 5वें वर्ष कराई जाती है, हर 5वें वर्ष कराई जाती है। प्रथम पशु गणना सितंबर 1919 में हुई थी। प्रथम पशु गणना सितंबर 1919 में हुई थी, सितंबर 1919 में हुई थी। आज़ादी के पश्चात प्रथम पशु गणना, आज़ादी के पश्चात प्रथम पशु गणना 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को की गई थी, 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। 10 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 10 अक्टूबर 2018, लास्ट अपने पास में ये है, 10 अक्टूबर 2018, 10 अक्टूबर 2018 20वीं पशु गणना, 20 नंबर, 20वीं पशु गणना पहली बार ऑनलाइन की गई थी। ऑनलाइन 20वीं पशु गणना पहली बार ऑनलाइन की गई थी। 16 अक्टूबर 2019 को, एक साल बाद 16 अक्टूबर 2019 को इसके डाटा जारी किए गए थे, पशु गणना के डाटा जारी किए गए थे। 16 अक्टूबर 2019 को डाटा जारी किए गए थे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पशुधन में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पशुधन में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में देश के 10.67, राजस्थान में देश के 10.67, 10.67 पशुधन है। देश के 10.67 पशुधन है, हाँ 10.67% पशुधन है। राज्य की कुल पशु आबादी, राज्य की कुल पशु आबादी 567.76 लाख है। 567.76 लाख है, 76 लाख है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सर्वाधिक पशु आबादी बाड़मेर में, सर्वाधिक पशु आबादी बाड़मेर में, सर्वाधिक पशु आबादी बाड़मेर में, ब्रैकेट में 55.56%, 55.56 लाख। सर्वाधिक पशु आबादी बाड़मेर में 55.56 लाख और न्यूनतम पशु आबादी धौलपुर में, न्यूनतम पशु आबादी धौलपुर में 5.29 लाख है, 5.29 लाख है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। पशु घनत्व, पशु घनत्व,
पशु घनत्व, ये तो थी संख्या बाड़मेर के अंदर। अब ले रहा हूँ मैं डेंसिटी। समझ में आ गया ना, अंतर संख्या में डेंसिटी में फर्क क्या होता है। पशु घनत्व, तो इसमें लिखिए राजस्थान का औसत पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 166 राजस्थान का औसत पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर यानी कि एक वर्ग किलोमीटर अगर अपन भूमि देखें तो एक वर्ग किलोमीटर भूमि, एक इधर का एक इधर का, कितने पशु मिलेंगे? 166। औसत 166 है। सर्वाधिक घनत्व, इसी में आगे पैराग्राफ चेंज करके सर्वाधिक घनत्व दौसा व राजसमंद, सर्वाधिक घनत्व दौसा व राजसमंद में ब्रैकेट में 292 292 प्रति वर्ग किलोमीटर, 292 प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में 83 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 83 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर में 83 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछे कि राजस्थान में सबसे कम पशु आबादी कहाँ है, नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, सबसे कम पशु आबादी कहाँ है? धौलपुर के अंदर। लेकिन सबसे कम पशु घनत्व कहाँ है? तो जैसलमेर। सर्वाधिक पशु आबादी कहाँ है? तो बाड़मेर के अंदर। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो दो जिलों में एक जैसा ही है, दौसा और राजसमंद 292। दोनों में फर्क समझ में आ गया ना। घनत्व पूछ रहा है तो अलग आंसर आएगा, संख्या पूछ रहा है तो अलग आंसर आएगा। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। बकरी, ऊंट और गधा, बकरी कौमा ऊंट व गधा, बकरी ऊंट व गधे की सर्वाधिक आबादी राजस्थान में है। बकरी ऊंट और गधे की सर्वाधिक आबादी राजस्थान में है। बकरियां भी देश में सब जगह कहाँ है? राजस्थान में। ऊंट भी कहाँ है? राजस्थान में। गधे भी कहाँ है? राजस्थान में। हालांकि किसी को ऊंट बोल देते तो भी वो नाराज हो जाता है, गधे से तो खैर है ही जी, ऊंट कहने से भी कई लोग नाराज होते हैं, ऊंट कैसे बोल दिया। तो जबकि ऊंट का ऐसा कोई नहीं है, अरे बकरे से अच्छा बाल बकरे की तरह बढ़ा रखे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। आगे लिखिए बकरी आबादी देश की 36%, बकरी आबादी ब्रैकेट में 36% राजस्थान में। देश की 36% बकरियां राजस्थान में है। दूसरा, ऊंट आबादी 80 से 85% तक, ऊंट आबादी 80 से 85%। और गधे की आबादी 58% राजस्थान में है। 58% गधे, 58% गधे जो है वो राजस्थान में है। मानव पशु अनुपात 1000 अनुपात 828। मानव पशु अनुपात, मनुष्य की आबादी एक तरफ कर दें, पशु आबादी एक तरफ कर दें। मानव पशु अनुपात 1000 अनुपात 828, 1000 अनुपात 828। हाँ 1000 पुरुष, पुरुष क्या मतलब मैन, और मानव, और 828 पशु, चाहे कोई भी पशु हो सकता है, और इधर मानव है। यानी कि मानव पशु अनुपात 1000 अनुपात 828 है। बाकी कौन से जिले में सर्वाधिक कौन सा पशु है वो अपन ने ले लिया गया। अब आ जाइए पशु रोग। हाँ जी, समझ में नहीं आया? अपन ने कहा मानव पशु अनुपात,
मानव और पशु का अनुपात, अगर 100,000 मानव ले किसी एरिया में, अपन के एक एवरेज बात करें, तो उस एरिया में 1000 मानव के साथ में हमें 828 पशु मिलेंगे। 828। किसी क्षेत्र में औसतन 1000 लोग रह रहे हैं तो उनके साथ में 828 पशु भी रह रहे हैं। अब मान लीजिए मानव आबादी अगर मान लीजिए 10 लाख है किसी शहर की मानव आबादी 10 लाख है, तो एवरेज निकालेंगे तो औसत वहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,28,000 क्या आएंगे? पशु आएंगे। किसी गांव, किसी शहर के अंदर 10 लाख की आबादी है तो उसी शहर में हमें औसतन 8,28,000 क्या मिलेंगे? पशु मिलेंगे। वो चाहे गाय, बकरी, भेड़, भैंस, मुर्गी किसी भी रूप में हो सकता है। तो मानव की आबादी राजस्थान में कितनी है? लगभग मान लीजिए 8 करोड़। तो पशु आबादी हमें लगभग 6.5 पौने 7 करोड़ मिलेगी। तो वो एक रेशियो निकालेंगे तो 1000 अनुपात 828 है। 6,76,000 थी, वो 2011 का डाटा है। अभी नई आबादी तो आई नहीं है। किसकी? हाँ, मानव आबादी बताऊँ, 6,76,000 उस तरह से है। 2011 की जनगणना 6 करोड़, सॉरी 6 करोड़ से वो अब तो बढ़ के 8-10 करोड़ हो गई होगी, क्योंकि 12 साल 15 साल हो गए अपने को डाटा। देश की 145-50 तक पहुंच गई, 1.5 अरब पहुंच गई। तो मानव आबादी और पशु आबादी में पशु आबादी मानव आबादी से थोड़ी सी कम है। राजस्थान में अगर मान लीजिए अपन माने कि राजस्थान में 6 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो राजस्थान में 5 करोड़ के आसपास पशु भी होंगे, तभी ये 828 का आंकड़ा आ जाएगा। ये एक अनुपात निकाला। आगे लिखिए, बीमारियां, रोग, पशु रोग। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए, जूनोसिस, ZOONOSIS, जोनोसिस, ZOONOSIS, जोनोसिस। पशुओं की बीमारियों का मनुष्य में फैलना, पशुओं की बीमारियों का मनुष्य में फैलना, पशुओं की बीमारियों का मनुष्य में फैलना। जैसे अभी सबसे पहले कोविड-19 चमगादड़ से मनुष्य में फैला, चमगादड़ से मनुष्य में फैला। इसी तरह से स्वाइन फ्लू सुअर से मनुष्य में फैलता है। स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है। बर्ड फ्लू मुर्गियों से फैलता है। बर्ड फ्लू मुर्गियों से फैलता है। एंथ्रेक्स भेड़ों से फैलता है। एंथ्रेक्स बीमारी भेड़ से फैलता है। भेड़, रेबीज कुत्ते, बिल्ली आदि से फैल जाता है। रेबीज का शिकार कुत्ते होते हैं, बाद में मनुष्य को कर देते हैं। रेबीज, कुत्ते, बिल्ली आदि। बस इतना ही टॉपिक रहा हुआ था, बाकी तो करवा दिया था सारा। और भी कोई बचा हुआ था इसमें पशुधन में? हाँ, कुत्ते, बिल्ली। अब आ जाइए 5 मिनट परिचय लिख लीजिए। अभी 10 मिनट परिचय लिख लीजिए। वन और वन्य जीवन। अगला टॉपिक 1-2 पन्ना छोड़ करके लिखिए ताकि आगे क्वेश्चंस। वन और वन्य जीवन। अगला टॉपिक पशुधन का टॉपिक कंप्लीट हो गया।